Hello everyone, this is me Ima Khandokar and me Asha. welcome back to our channel guys and enjoy our reaction. So guys, আজকে আমরা অনেক রিকোয়েস্টে একটা ভিডিও দেব, খুবই সবার পছন্দের একজন পার্সনের ভিডিও বলা যায়, ইনি খান স্যারের ভিডিও। তো আজকে আমাদের ভিডিও টাইটেল কার্গিল ওয়ার অপারেশন বিজয়, ফ্যাক্ট অফ কার্গিল, ডকুমেন্টারি অপারেশন সাফেদ সাগার, অপারেশন তালওয়ার। বিশাল টাইটেল ছিল এবং ভিডিওটাও কিন্তু বিশাল। অনেক কিছু শিখতে পারবো, জানতে পারবো, অনেক ইতিহাস জানতে পারবো আমরা। আমাদের অজানা অনেক তথ্যই আছে যা আমরা জানি না, সেটাও আমরা জানবো। বাট তার আগে আর খান স্যারের ভিডিওর কথা কি বলবো, খান স্যারের ভিডিও মানে ওনার ভিডিও মানেই অনেক শেখার বিষয়। একদম, ওনার ভিডিও মানেই নতুন কিছু জানা, নতুন কোনো শিক্ষা। সো আমরা ভিডিওটা শুরু করবো, বাট তার আগে ভাবি বলবে। তার আগে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, আর যারা করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এন্ড গাইস, আমাদের ইনস্টাগ্রাম আইডি লিংক ফলো করতে হলে নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দেখুন, অবশ্যই ফলো করুন। তো চলুন বন্ধুরা, আগে ভিডিওটা দেখে আসি। লেটস গো। जय हिंद। इस वीडियो में हम कारगिल को कैसे जीता गया इसके बारे में डिटेल से समझेंगे कि क्या था थल सेना का विजय ऑपरेशन और वायु सेना का सफेद सागर ऑपरेशन और नौसेना का ऑपरेशन तलवार। इन तीनों ऑपरेशन के द्वारा किस तरह से पाकिस्तान को हर मोर्चे पर घेर लिया गया, जिस वजह से पाकिस्तान पूरी तरह पीछे हटने से मजबूर हो गया। 1998 में परमाणु बम के सफल परीक्षण के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ही एक परमाणु संपन्न देश थे। दो परमाणु संपन्न देशों के बीच यदि युद्ध होता है तो ये काफी घातक हो सकते हैं। इसलिए इसको समझते हुए और काफी दूरदर्शी सोच रखने वाले हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 21 फरवरी 1999 को बस द्वारा दिल्ली से लाहौर के लिए रवाना हुए और एक लाहौर समझौते पर हस्ताक्षर हुआ 21 फरवरी 1999 को। और जब अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर में बस से उतरे तो बहुत ही गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। दोनों देशों ने कहा कि अतीत में हमने जितने भी युद्ध किए हैं उसे भुलाकर हम सब अब एक सौ अस्तित्व पे आगे बढ़ेंगे और हम बहुत ही जल्दी मिल बैठकर कश्मीर मुद्दे को सॉल्व कर लेंगे, इसमें बिना किसी देश को इंटरफेयर किए। अटल बिहारी वाजपेयी को 21 तोपों की सलामी दी गई, लेकिन कोई भी हिंदुस्तानी ये नहीं जान रहा था कि ये 21 तोपों की जो सलामी दी जा रही है भारत के प्रधानमंत्री के सम्मान में, ठीक 3 महीने बाद यानी मई में यही तोपे भारतीय सैनिकों के सीने पर गिरेंगी। लाहौर में जब हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उस समय पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ ये कह रहे थे कि हम उन्हें सैल्यूट नहीं करेंगे। भाई मत करिए ना, तुम्हारे सैल्यूट के हम लोग भूखे हैं। लेकिन ये जो था, ये आदमी इतना बड़का, ये इसको तो इसी के देश में फांसी की सजा हुई है। इसने खुद अपने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का तख्ता पलट करके खुद राष्ट्रपति बन गया था वहां पे। तो ये इसने क्या किया, एक प्लान बनाया, ऑपरेशन बद्र, अल बद्र प्लान बनाया। और इसमें ना कई जनरल थे, 4-5 लोग, यही लोग मेन थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो थे वो तो एकदम ये तो था ही भाई, ये जनरल ही थे परवेज मुशर्रफ। और यहाँ पे चीफ ऑफ जो जनरल स्टाफ थे अजीज खान और यहाँ मेजर जनरल जावेद हसन। ऐसा कहा जाता है कि पूरा जावेद हसन ने ही रूपरेखा तैयार किया था, हालांकि इतने लोगों का योगदान था कारगिल में। ये लोग चाहते थे कि जो शिमला एग्रीमेंट के बाद ये हुआ था, हम लोग में एक आपसी सहमति थी कि कारगिल का जो एरिया है वहाँ टेम्परेचर -30 -40 चला जाता है, इतना ठंड हो जाता है। तो हम लोग क्या करते थे, अक्टूबर के बाद हम भी अपनी पोस्ट जो बंकर को छोड़ के चले जाते थे और पाकिस्तान भी चला जाता था। फिर हम लोग जाते थे मई जून के महीने में। तो पाकिस्तान ने प्लान बनाया कि 1999 में हम क्या करेंगे, अपनी जो जैसे भारत पीछे हटेगा, पाकिस्तान ने कहा कि हम लोग तो पीछे नहीं हटेंगे और उल्टे अपनी फौज भेज देंगे, उन बंकरों में घुसा देंगे जो भारत खाली करके गया है, और उन्हें हम क्या करेंगे, पूरी हथियार सप्लाई A to Z दे देंगे। ये ऑपरेशन अल बद्र में चल रहा था। इसको आप मैप से समझिए ध्यान से। ये जो आप लाइनिंग देख रहे हैं ये आपका एक्चुअली POK है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का ये जो एरिया है, यहाँ से हम लोग, ये जिला जो आता है वो कारगिल जिला आता है। एक्चुअली लड़ाई जो थी वो कारगिल जिले में थी, वो 4 सेक्टर में थी। उसको एक्चुअली जिला कारगिल होने की वजह से उसका नाम कारगिल दे दिया। देखिए ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, यहाँ से श्रीनगर से लेह तक एक सड़क जाता है 1A, नेशनल हाईवे 1A। अब पाकिस्तान का जो प्लानिंग क्या था कि ये हाईवे को हमको कैसे भी काट देना है। ये हाईवे काटने का 2 मकसद था। एक हाईवे को यहाँ से काट दीजिए और एक ये एरिया से, ताकि यहाँ से कोई सियाचिन में ना जा सके। अगर सियाचिन का हाईवे कट जाएगा तो सियाचिन भारत के हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट पहुंच नहीं है। अब बीच में इतने पहाड़ हैं कि नॉर्मल सड़क बनाई ना जा सकती है। तो इसलिए ऑपरेशन अल बद्र के द्वारा मुशर्रफ ये सोचे कि हम ये हाईवे को काट देंगे तो पाकिस्तान, भारत बैकफुट पे आ जाएगा। और रियली भी थी, जैसे आप यहाँ देखेंगे ये डॉटेड लाइन हमारी LAC है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है।
अब ये जो सड़क जा रही है ये सड़क है हमारी श्रीनगर से लेह तक। अब यहाँ कारगिल देखिए ये लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत ही करीब है। इनकी प्लानिंग क्या थी, ये लोग 4 जगह से भारत में घुस गए। देखिए कारगिल करगिल जो बोलते हैं, कारगिल की लड़ाई करगिल जिला था, उसमें 4 जगह थे। जैसे आपके जिला में कैसे ब्लॉक या तहसील होते हैं, कई सारे होते हैं तालुका टाइप का, उसे ही था कारगिल जिला। इसमें 4 महत्वपूर्ण सब डिवीजन में लड़ाई चल रही थी। ये क्या किया, ये 4 जगह से घुसपैठ कर दिया। यहाँ पर 4 एरिया से घुसपैठ किया। सबसे पहला जो एरिया था मस्कोक एरिया था, ये मस्कोक एरिया में घुसपैठ कर दिया। उसके बाद जो एरिया था वो द्रास का एरिया था। सबसे भीषण जो लड़ाई हुई थी वो द्रास में हुई थी। इसी में तोलोलिंग, टाइगर हिल और .5140 इसमें सब आते थे सब। ये तो ये वाला एरिया हो गया द्रास, और इसके बाद ये वाला एरिया हो गया काक्सर। काक्सर का एरिया जो था वो एक्चुअली बैकअप के लिए इन लोगों ने यूज किया था। और काक्सर के बाद ये बटालिक एरिया, बटालिक सबसे लास्ट में था। अब आप बताइए बटालिक क्यों किया गया था, क्योंकि बटालिक पे अगर कब्जा हो जाएगा तो हम सियाचिन नहीं जा पाएंगे। तो आप देख रहे हैं ये चारों पॉइंट एक्चुअली कारगिल में आ रहे थे, इसलिए इसको नाम दे दिया गया कारगिल का युद्ध। लेकिन कारगिल के युद्ध में जो सबसे भीषण एरिया जब युद्ध हुआ था वो था द्रास में। तो अब हम लोग एक एक करके समझते हैं कि आखिर ये लड़ाइयां कैसे कैसे हुई थी। देखिए ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है, यहाँ पर पशुपालन ज्यादा होता है। तो एक याक पहाड़ी जीव होते हैं, पहाड़ी पशु है, तो याक चला रहे थे लोग। तो ये तासी नाम दयाल नाम के एक व्यक्ति का याक खो गया था। वो उसे ढूंढने गया और दूरबीन में देखा तो उसको दिखाई दिया कि कुछ लोग पत्थर को खोद रहे हैं और वहाँ छुपने की जगह बना रहे हैं, बंकर बना रहे हैं। और वो दाढ़ी वगैरह रखे तो समझ गया कि भाई ये पाकिस्तानी है। ये भागा भागा आया, आर्मी को बताया कि भाई वहाँ ऐसी ऐसी घुसपैठ हुई है। तो आर्मी ने देखा तो भाई आर्मी को भी हलचल दिखाई दी, हेलीकॉप्टर से सर्वे देखा गया तो भारत को भी पता चला कि भाई यहाँ पे घुसपैठ है। तो इसके लिए पेट्रोलिंग पार्टी, पेट्रोलिंग मतलब होता है जांच के लिए, पेट्रोलिंग पार्टी भेजी गई 5 मई को। 5 मई को भेजा गया पेट्रोलिंग पार्टी में 4 से 5 जवानों को वहां पर घुसपैठी। ये चारों से एक्चुअली पहाड़ पे आप चढ़ रहे होते हैं, वहां पहले से वो छुप के बैठे होते हैं, तो वो आराम से आपके ऊपर शूट कर सकते हैं। हमारे सैनिकों को उन लोगों ने मार दिया, हमारे सैनिक शहीद हो गए। इसके बाद जो हुआ वो एकदम भयानक हो गया। ये 9 मई को सीधा हमारा कारगिल के जिला पर, अब जैसे कारगिल का कई एरिया है, जैसे मस्कोक है, द्रास है, बटालिक है, काक्सर है, तो ये 4-5 अलग है, छोटे छोटे डिवीजन है। लेकिन एकदम मेन जिला पे ही कारगिल जिला में आके पाकिस्तानी आर्मी का एक तोप का गोला गिरा और भारत का जो एमुनिशन डिपो था जहां गोला बारूद रखा था पूरा वही उड़ा दिया। और एक झटके में भारत को 127 करोड़ का लॉस हो गया। इन सब के होने के बाद भारत को लग रहा था कि ये मामूली घुसपैठी आतंकवादी है, लेकिन धीरे धीरे पूरी तरह से साफ होने लगा कि आतंकवादी नहीं है। इन आतंकवादियों के पीछे पाकिस्तानी पिल्ले बैठे हुए हैं, उनकी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवान बैठे थे। उनके अंदर इतना तो कलेजा नहीं है कि सामने सामने लड़े। अरे साले मर्द की औलाद हो तो सीधा बोले रहते ना कि मत लौटो। हम लोग जब लौट गए थे ठंड में तो तुम आके वहां बैठ गए थे, उसके बाद वीर बन रहे। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जब आप हमला करने जाते हैं तो माना जाता है कि आपकी फौज 3 गुनी होनी चाहिए क्योंकि दुश्मन पहले से बैठा है। लेकिन पहाड़ी लड़ाई में ऐसा माना जाता है कि नहीं, आपको 9 गुना लॉस होगा। एक तो आप चढ़ेंगे, आपको चढ़ाई में दौड़ नहीं सकते हैं खाली मैदान की तरह, और वो आराम से बैठा हुआ है पहाड़ में, हल्का सा एक मौका कर लेगा, बंदूक निकाल लेगा, आपको दिखेगा नहीं कहां से गोली आ रही है। अब भारत के सामने यही बड़ी समस्या थी, कैसे कैसे हमला किया जाएगा। तो ये टोटल का एरिया देखिए कारगिल है, तो इसमें हम लोग जो देख रहे थे ये वाला एरिया जो है ये मस्कोक है, इसके बाद ये द्रास है। तो मेन जो झमेला था वही वो द्रास में था, क्योंकि द्रास जो है हाईवे के एकदम करीब में भी करीब का एरिया था, और यहाँ की जो पहाड़ियां थी वो काफी ऊंची थी, जिससे कि नेशनल हाईवे नंबर 1 पर कौन जा रहा है आराम से देखा जा सकता था। पाकिस्तान इतना डोमिनेंस कर लिया था कि नेशनल हाईवे नंबर 1 पर आप एक स्कूटर नहीं ले जा सकते थे बिना उनके हिसाब से, क्योंकि वो आराम से गोली मार सकते थे, सर पे गोली मारते थे एकदम टीप के वो सब। तो भारत को यहाँ पे बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था। ये भारत की इंटेलिजेंस फेलियर थी, ये पूरी तरह से आके इन पहाड़ियों पे बैठ गए। अब ये जो आपका द्रास का एरिया दिख रहा है, ये भले इतना छोटा यहाँ दिख रहा है, अब ये देखिए पूरा का पूरा एरिया द्रास है। अब भारत ने अपनी थल सेना का ऑपरेशन विजय चालू किया 19 मई को, ऑफिशियली इसी दिन से युद्ध स्टार्ट हो गई। अब हम लोगों ने कहा कि भैया एक टुकड़ी द्रास में भेजते हैं, कुछ यहाँ पे मस्कोक एरिया में, यहाँ पे काक्सर में, और ये वाला एरिया जो आपका बटालिक है यहाँ पे भी भेजते हैं। भीषण लड़ाई हो गई आपकी द्रास में, चूंकि द्रास का एरिया बहुत ऊंचा पे था। अब यहाँ 3-4 ऐसे जगह थे जहाँ पे कब्जा करना जरूरी था, जैसे तोलोलिंग हो गया, टाइगर हिल हो गया, पॉइंट मतलब देखिए यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पहाड़ी भी है सब लाइन से, तो इसका अलग अलग नाम ना देके सेना के मानचित्र में उसका नाम दे दिया गया .5140, और एक और पॉइंट है .4590। ऐसे कई ठो पहाड़ियां हैं सब, और ये पूरा मिला देते हैं ना तो ये एरिया बनता है द्रास। अब इस
द्रास के एरिया में युद्ध करना बड़ी भयानक था। इधर तोलोलिंग थी, तोलोलिंग के बाद यहाँ पर आपका मंग था, फिर 0.5140 था। ऐसे करते करते इस एरिया तक पूरा जीत लेंगे तो लास्ट में पड़ता था टाइगर हिल। टाइगर हिल बहुत ही ज्यादा हाइट पर था और इन सब पे पाकिस्तानी बैठे हुए थे। सब इतना भीषण एरिया में ये लोग आकर बैठ गए थे। अब भारत को नीचे से जाना था इस एरिया में। जनरल परवेज मुशर्रफ के प्लान के हिसाब से उन लोगों ने भारत के 140 पोस्ट पर कब्जा कर लिया था, बंकर बना लिए थे और हर पोस्ट में उन्होंने भारी मात्रा में हैवी मशीन गन, मोटार, आर्टिलरी, पीछे से तोप का सपोर्ट, स्ट्रिंगर, सरफेस टू एयर मिसाइल, हर तरह के मिसाइलों से लैस थे और वो लगभग 1500 की संख्या में थे। समस्या ये थी कि यही नहीं समझ में आ रहा था कि वो हमला कहां से कर रहे हैं। ये द्रास का सेक्टर अगर आप देख रहे हैं तो ये वाला जो एरिया है वो टाइगर हिल है। ये सबसे हाइट पे था इस एरिया में टाइगर हिल, लेकिन इसके इधर कई तो 0.5140 थी। यहाँ पर आपने सुना होगा विक्रम बत्रा, दिल मांगे मोर। तो ये लोग इस एरिया में ना, जो हमारे राजपूताना राइफल थी, ग्रेनेडियर थी, जम्मू कश्मीर राइफल थे, जैक रेजिमेंट के सैनिक थे, गोरखा थे, कई सारे पूरी भारत के हर एरिया से फौज को लगाया गया था। तो यहाँ पर बेसिकली ग्रेनेडियर थे, राजपूत राइफल थे और जम्मू कश्मीर राइफल के जवान थे। तो ये इस एरिया से गए। पहले ये लोग यहाँ से गए, तोलोलिंग पे कब्जा किया। तोलोलिंग के बाद कई छोटे छोटे पॉइंट पर कब्जा किया। तोलोलिंग के बाद सेकेंड हाइट पे जाता 0.5141 था, यहाँ कब्जा किया गया। यहाँ कब्जा के बाद अब देखिए यहाँ से सीधा टाइगर हिल यहाँ है। यहाँ पर हमला हो रहा था और ये ससुरे सब यहाँ से आर्टिलरी फायर कर रहे थे, सब तोप यहाँ से। सोचिए उनको कहाँ दिखेगा। और यहाँ एयरफोर्स भी सक्सेस नहीं हो पा रही थी, लेकिन भारतीय जवान रुकने वाले कहाँ है ससुरे तुनाई। भारत माँ को जब भी जरूरत पड़ी है, भारत के वीर सपूतों ने कभी भी अपना खून बहाने से पीछे नहीं हटे। भारतीय सैनिक जब 0.5141 पे कब्जा किए तो यहाँ से नीचे उतरते वक्त भी बहुत ज्यादा यहाँ से भीषण फायरिंग हो रही थी। यहीं पे बहुत सारे फौजी हमारे शहीद हो गए। फिर प्लान बनाया गया कि हम लोग इस डायरेक्शन से उतर के कुछ उस डायरेक्शन से तीनों ओर से घेरा जाए हम लोग टाइगर हिल के ऊपर। तीन ओर से टाइगर हिल को घेर के और फिर भारत ने टाइगर हिल पर अपना तिरंगा लहरा दिया था। देखिए यहाँ पर जो एरिया दिख रहा है ये आपको टाइगर हिल दिख रहा है। अब टाइगर हिल से इतना दूरी पे आप देखेंगे तो ये तोलोलिंग का एरिया, ये तोलोलिंग पहाड़ी है। ये टोटल एरिया जो है वो द्रास है। अब तोलोलिंग की जो पहाड़ी है वो काफी ऊंचाई पर स्थित है, वहां पर लड़ाई करना काफी मुश्किल हो गया था तोलोलिंग पर। अब यहाँ तोलोलिंग पे तो पहले से तोलोलिंग पीक है, यहाँ पे पाकिस्तानी पहले से बैठे थे और जो हिंदुस्तानी फौज थी वो नीचे से आ रही थी। अब हिंदुस्तानी फौज नीचे से जब चढ़ रही थी तो ये जो पाकिस्तानी थे इस साइड में अपनी आर्टिलरी गन रखे थे, यहाँ से हमला कर देते थे और तोलोलिंग की ऊंचाई से ये पूरे एरिया पे डोमिनेट करते थे। ये एरिया नीचे होने की वजह से हम लोग जब द्रास से ऊपर चढ़ना चालू किए तोलोलिंग पे तो ये सीधा हमला कर देते थे। फिर भी भारतीय सूरवीरों ने किसी भी तरह इस मुश्किल चोटी के ऊपर चढ़ान किया। तोलोलिंग को जीतने के बाद इसके अगल बगल में देखेंगे तो कई सारी पहाड़ियां हैं जिन्हें अलग अलग पॉइंट के नाम पे जानते हैं, जिसे हम कहते हैं 0.5140। इस तरह से छोटी छोटी पहाड़ियां थी। इन पहाड़ियों को पार करने के बाद अब देखिए इतनी दुर्गम में पहाड़ियों में जा जाके लड़ाई लड़ना था और दुश्मन यहाँ पर 100 से ज्यादा पोस्ट बना के, बंकर बना के वहां पर गुफा टाइप का उसमें छुपा हुआ था। हमारे सैनिकों को दिखता भी नहीं था स्पष्ट कि उनकी लोकेशन कहाँ है। ये पार करके इस एरिया की जो सबसे ऊंची चोटी थी वो थी टाइगर हिल। द्रास के तोलोलिंग और उसके छोटे पहाड़ियों पे जीतने के बाद अब इस एरिया का सबसे ऊंचा पहाड़ आप देख रहे हैं टाइगर हिल। इसको फतह करना बहुत ही मुश्किल था। टाइगर हिल पे हमारे जो जम्मू कश्मीर राइफल, जो राजपूताना राइफल रही, हमारी जो ग्रेनेडियर्स, इनकी पोस्ट पहुंची फौज पूरी तरह से। अब ये इतना सीधा चढ़ाई पे और यहाँ से ये लोग टोटल एरिया डोमिनेट कर रहे थे। इस वजह से इंडिया को जो थी कैजुअलिटी ज्यादा हो गई क्योंकि ये पहाड़ पर वो पहले से छुपे हुए थे। एक तो इतनी ऊंचाई थी। अब आप सोचिए जो कुतुब मीनार है वो 240 यानी लगभग 250 फीट की ऊंचाई पर और ये लड़ाई चल रही थी 18,000 फीट। आप 250 फीट कुतुब मीनार चढ़िएगा तो थक जाते हैं। ये 18,000 फीट पर दुश्मनों का आमना सामना मुकाबला था। उसमें से चोट्टो पाकिस्तानियों की फौज पीछे से तोप से फायरिंग कर रही थी, इनडायरेक्टली मोटार तोप, हैवी मशीन गन इत्यादि से। और इनको छुपने में एक सहायता होती थी क्योंकि रूल है कि जो ऊंचाई पर रहता है उन्हें युद्ध में ज्यादा फायदा मिलता है। इसीलिए टाइगर हिल को तीन ओर से घेर लिया गया। तीनों ओर से घेरने के बाद जब टाइगर हिल पर कब्जा हुआ तो समझने लगा कि भैया द्रास का एरिया जो है ना पूरी तरह से इंडिया के डोमिनेंस में था।
लेकिन बाकी बतालिक सेक्टर वगैरह में अभी भी घुसपैठ बनी हुई थी। लेकिन ये टाइगर हिल जीतने के बाद भारतीय सैनिकों का मनोबल भी टाइगर हिल से ज्यादा ऊंचा उठ गया था। करगिल की लड़ाई में सबसे निर्णायक अगर किसी हथियार ने अगर साथ दिया था तो वो बफोर्स तोप ने साथ दिया था। बफोर्स तोप ने इतना भयानक बॉम्बार्डमेंट किया था कि पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आ रहा था कि कहां से ये हमला हो रहा है। आर्टिलरी के जो तोपों थे उसे छुपाकर और इतना जोर से फायरिंग किया गया कि पाकिस्तानियों को संभालने का मौका नहीं मिला। और ये जरूरी भी था कुत्तों को अच्छे से धोना ताकि उनको पता चले कि औकात से बढ़ के कोई काम नहीं करना चाहिए। जब धोया गया उनके पहाड़ियों पर जहाँ छुपे थे तो उनको भागने का मौका नहीं मिला और उनकी लाशें इतनी बुरी तरह थी कि पाकिस्तान उन लाशों को लेने से मना कर दिया था। हमारी आर्टिलरी ने जो एक्यूरेट हमला जो करना चालू किया ये बहुत ज्यादा मदद किया भारतीय सेनाओं को वहां पर बढ़त बनाने के लिए। जबकि आपको याद होगा तो जब राजीव गांधी की सरकार थी तो इनको बहुत सारे इल्जाम लगाए गए थे कि बफोर्स में घोटाला हुआ है, क्या हुआ है। लेकिन जब युद्ध के मैदान में जब बफोर्स अपने रियल मैदान में उतरा तो जितने विरोधी थे जो ये बोल रहे थे कि राजीव गांधी ने घोटाला किया है उन लोग का एकदम मुंह बंद हो गया, क्योंकि ये एकदम पिन पॉइंट निशाना मारता था, एकदम टीप के। और जबकि पाकिस्तानी को समझ में नहीं आता तो मार कैसे रहा है। हम किसी अलग वीडियो में आपको बता देंगे कि तोप से कैसे निशाना बनाया जाता है। एक्चुअली उसके लिए 8 फिगर आर्टिलरी निकाली जाती है 4 फिगर के हिसाब से। तो वो 4 फिगर 8 फिगर के हिसाब से इसको निकाल के मारा जाता है। 40 किलोमीटर रेंज होता है। 40 किलोमीटर तो दिखता भी नहीं है, ये फिगर के हिसाब से मारा जाता है, नक्शा के हिसाब से। वैसे ही हमारे यहाँ राफेल खराब है, राफेल खराब है। अभी चाइना से युद्ध हो जाएगा तो सबको समझ में आ जाएगा कि राफेल क्या है। तो हमारे यहाँ में देखिए भाई, किसी की भी सरकार रही, विपक्ष में बैठे हो तो मतलब सरकार को गरियाओ, एक तरह से कह लीजिए। तो ये हमारे पॉलिटिक्स का एक परंपरा है कि विपक्ष में बैठे हो तो सरकार को गरियाओ। उस वक्त बफोर्स के लिए आप राजीव गांधी को गरिया रहे थे, अभी आप राफेल के लिए नरेंद्र मोदी को गरियाओ। तो आप ये नहीं कह सकते कि गाली किसी एक पार्टी ने सुना है, यहाँ सब पार्टी गाली सुनती है, भले वो कुछ भी करे। आर्टिलरी गन के बाद वायुसेना ने भी अपना ऑपरेशन सफेद सागर चालू कर दिया। 26 मई 1999 को ऑपरेशन सफेद सागर को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया और इसके लिए भारत सरकार भारतीय वायुसेना ने अगले ही दिन यानी 27 मई को, ये भारतीय वायुसेना के लिए बहुत खराब दिन एक तरह से कह सकते हैं, तो क्योंकि यह इस वक्त भारतीय वायुसेना को कई सारे झटके लगे। उन्होंने अपना मिग 27 विमान को उड़ाया जो वहां पे पहाड़ी क्षेत्र में गया और इसमें टेक्निकली खराबी आ गई थी। ये हालांकि पाकिस्तानी कहते हैं कि उन्हें मारकर गिरा दिया गया था। टेक्निकली खराबी आने की वजह से इसके जो पायलट थे नचिकेता, वो क्या किए, पैराशूट से ड्रॉप किए और गलती से उनका पैराशूट जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के उस साइड गिर गया, पाकिस्तान साइड में। बाद में पाकिस्तान ने भारत के दबाव में लौटा दिया, जैसे अभिनंदन जी के साथ मामला हुआ था। लेकिन तब तक ये तो बात का मैटर है कि जब लौटाया था, लेकिन उस वक्त तो कुछ ही को पता ही नहीं चल रही थी 27 मई को कि कहां गए। इनका कोई रडार से सिग्नल भी गायब हो गया था। तो इनके पीछे निकले थे मिग 21 लेके अजय अहलुवालिया। अजय अहलुवालिया सब गए थे सर्च करने के लिए। तो ये काफी लो हाइट से उड़ान भर रहे थे क्योंकि इनको खोजना था अपने साथी नचिकेता का विमान। लेकिन इन्हीं पर तुरंत पाकिस्तानियों ने स्टिंगर मिसाइल से हमला कर दिया। अब सोचिए, किसी आतंकवादी के पास मिसाइल होता है, स्टिंगर मिसाइल। ये चट्टा पाकिस्तानी था, दुनिया में कह रहा है कि मतलब हमारी फौज नहीं है। अरे हिजड़ों कहीं कि तुम्हारी फौज नहीं है। एक तो लड़का हमारे वीडियो पे कमेंट किया कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी देश भारत है। ये दूसरा पाकिस्तानी ऐसे कमेंट करता, हमको तो हंसी ही नहीं, छोड़कर हम रिप्लाई कुछ करें, चट्टा कहीं का तू सबसे बड़का है, हम लोग को बोल रहा है। आतंकवादियों ने अजय अहलुवालिया के विमान पर स्टिंगर मिसाइल से हमला कर दिया। स्टिंगर मिसाइल से जब हमला किया तो ये इन्होंने सीट एजेक्शन का बटन दबाया। इसके बाद सीट एजेक्शन हो जाता है, हम राफेल के वीडियो में आपको सब समझा दिए थे। और उसके बाद जब ये पैराशूट से नीचे उतरे तो ये पाकिस्तानियों ने हैवी मशीन गन से फायरिंग किया। आसमान से अजय अहलुवालिया के शरीर के टुकड़े गिर रहे थे वहां पर, एकदम निर्मम हत्या कर दी गई। ये वायुसेना का एक बहुत बड़ा, कह लीजिए तो एक काला दिन था। वायुसेना ने सोची कि हम अपने हेलीकॉप्टरों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि फाइटर जो होते हैं बहुत तेज रफ्तार से निकल जाते हैं, दुश्मन कहाँ छुपा है पता ही नहीं चलता है। और हेलीकॉप्टर जो होते हैं वो थोड़े धीरे स्पीड से होते हैं और एक जगह रुक भी सकते हैं। लेकिन भारत के साथ समस्या क्या था, जो उसके MI-24 या MI-35 जैसे भीषण लड़ाकू हेलीकॉप्टर थे, ये सब के पास जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर थे, ये इनके पास हथियार ज्यादा होता है, लेकिन इनकी लोड इतने भयानक थी कि ये उतना हाइट पे उड़ नहीं सकते हैं। ये केवल 10,000 फीट की ऊंचाई पर ये उड़ सकते हैं। लेकिन वहां तो लड़ाई हो रही थी 18,000 फीट की ऊंचाई पर। सोचिए 18,000 फीट, कुतुब मीनार 250 फीट की ऊंचाई पर, वो 18,000 फीट की ऊंचाई पर। अब क्या किया जाए, तो भारत ने अपना MI-17 जो हेलीकॉप्टर था, जो सवारी ले जाने वाला हेलीकॉप्टर था, जिसमें कोई भी मिसाइल नहीं लोड किया जा सकता है, तो
भारतीय वायुसेना के इंजीनियरों ने इसमें क्या किया, अलग से मिसाइल ले जाने के लिए पॉट जोड़ दिया। आप यहाँ देखिए इसमें कोई पॉट नहीं है, लेकिन यही हेलीकॉप्टर में यहाँ पे आपको रॉकेट ले जाने के लिए पॉट जोड़ दिया गया। लेकिन इसमें एक खराबी थी, जो हमारे 4 MI हेलीकॉप्टर थे इसके पास आती हुई मिसाइलों का, क्योंकि पहले जो 2 विमान थे उन पर तो मिसाइल अटैक हो गया था, स्ट्रिंगर मिसाइल कंधे पे रख के मार दिया जाता है। तो ये लोग स्ट्रिंगर मिसाइल से बचने के लिए एक फ्लेयर का प्रयोग करते हैं। वो आग का गोला होता है। एक्चुअली स्ट्रिंगर मिसाइल जो होती है वो गर्मी को सूंघ के आती है, तो गर्मी को सूंघ के आती है तो ये क्या करते हैं, जब इनको पता चल जाता है कि हमारे ऊपर स्ट्रिंगर मिसाइल आ रही है तो वो आग का गोला फेंकने लगते हैं, जिसका जो इंफ्रारेड को मिसाइलों को अपनी ओर खींच लेता है, ये बच के निकल जाते हैं। तो भारत के जो हेलीकॉप्टर थे 4 में से तीसरा जो हेलीकॉप्टर था उसमें ये जो फ्लेयर वाला सिस्टम था वो नहीं लगाया गया था, और यही खतरा हो भी गया। हमारा पहला हेलीकॉप्टर बम बरसा के आ गया, फ्लेयर से बच गया, दूसरा भी फ्लेयर छोड़ के बच गया, बम बरसाया, लेकिन तीसरा जो जहाज था वो भीषण हमला किया और उसके पास फ्लेयर भी नहीं था, लेकिन इतने हमारे वायुसेना के पायलट बहादुर कि वो नीचे जहाज को लाया, एकदम एक्यूरेट हमला किया। लेकिन उसी बीच क्या हुआ, जो स्टिंगर मिसाइल थी वो तीसरे हेलीकॉप्टर को हिट कर गया। पीछे से आ रहा चौथा हेलीकॉप्टर जो वो एरिया था पाकिस्तानियों के बंकर को ध्वस्त कर दिया, लेकिन हम लोगों ने फिर अपना एक हेलीकॉप्टर खो दिया और उसमें हमारे बैठे जवान को हमारे जो जवान थे वो भी शहीद हो गए। 4 MI-17 हेलीकॉप्टर जो थे जो वर्क कर रहे थे, इसमें से जो तीसरा MI-17 हेलीकॉप्टर था जो इस फॉर्मेशन का, उसके पास इंफ्रारेड से बचने के लिए कोई भी फ्लेयर्स नहीं थे। पाकिस्तानी घुसपैठिए इस तरह से स्ट्रिंगर मिसाइल को लेकर रेडी थे, वो फायर करते थे, वो हेलीकॉप्टर की इंजन की गर्मी देख के वहां पे जाके उन्हें शूट डाउन कर देता था। भारत ने अपनी स्ट्रेटजी को पूरी तरह से चेंज कर दिया। भारत ने अपना फ्रांस निर्मित जहाज को लगाया जिसका नाम था मिराज 2000। एक्चुअली पाकिस्तान इस जहाज को खरीदने से इनकार कर दिया था, कहा था कि भैया बहुत बड़ा साइज का जहाज, हम इसको नहीं लेंगे, और भारत सरकार ने इस मिराज जहाज को वायुसेना ने लगाया। ये मिराज जहाज जो लेजर गाइडेड बम से हमला करते थे, तो ये सबसे बड़ा आपका ये तो वायुसेना का जो ऑपरेशन सफेद सागर था उसमें सबसे निर्णायक भूमिका मिराज 2000 लगाए। ये तो पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तानियों का बलात्कार कर दिया, ऊपर से ही मारा, इतना हमला किया कि कमर टूट गई। कारगिल की लड़ाई में कह रहे थे कि बहुत बड़ा का साइज है, बहुत बड़ा का साइज है तो बढ़िया से तो धोबो किया है। और अभी याद रखो इसका बाप आ रहा है, बाप इसी का है मिराज 2000 का, राफेल पुरान हो गया, तगड़ा अभी और है। जमीन पर बफोर्स तोप और रॉकेट गरज रहे थे, जबकि हवा में मिराज जो था वो फ्लेयर छोड़ के दुश्मन की मिसाइलों से बच जाता था। ये फ्लेयर जो होते हैं दुश्मन की इंफ्रारेड मिसाइलों से बच जाते हैं, और ये लेजर गाइडेड बम गिरा देते थे। ये लेजर गाइडेड बम एक्यूरेट पिन पॉइंट निशाना लगाते थे और उसके दुश्मन के खेमों में बंकर में तबाही मचा देते थे। इनका जो एक्यूरेसी था वो बहुत ही जबरदस्त था, बहुत मेन रोल ये निभाए थे हमारे मिराज जहाजों ने उस वक्त की लड़ाई में। लेकिन वायुसेना को एक बात का और डर था कि 1965 की लड़ाई में हम लोगों ने एक छोटा सा हमला किया था, जिसके बदले में पाकिस्तानी वायुसेना ने भीषण हमला कर दिया। इस बार उनके हमले से डर नहीं था। एक्चुअली दिक्कत क्या था कि पाकिस्तानी घुसपैठिए जो थे उनकी नॉर्मल लाइट इन्फेंट्री के जो जवान थे वो घुस चुके थे पूरे हथियार को लेकर, और हम लोग को दिख भी नहीं रहा था। और अगर वायुसेना भारत की पाकिस्तान की दोनों घुस जाएगी तो इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, नीचे के घुसपैठियों को, क्योंकि हमारे जो जवान चढ़ रहे थे उनको तो ये पाकिस्तानी घुसपैठी मारिए रहते थे आराम से, ऊपर से उनकी वायुसेना भी मारने लगती थी। लेकिन इसीलिए भारतीय वायुसेना ने श्रीनगर एयरबेस, पठानकोट एयरबेस से अपने जो जितने भी घातक जो इंटरसेप्टर जहाज थे MiG-29 इसको तैनात रखा था कि अगर पाकिस्तानी वायुसेना आएगी तो तुम उससे जाके लड़ जाना, कारगिल के एरिया में घुसने ही मत देना। इसी बीच सबसे भीषण घटना हुई थी भाई 24 जून 1999 को। हमारे दो जगुआर जहाज जो थे वो रेकी पे निकले हुए थे। इसी जहाजों ने क्या किया, उनको लगा नीचे एक तो गुलटेरी जगह था, इन जहाजों को लगा कि भाई नीचे काफी ज्यादा फौज है, और वो नीचे काफी फौज का जमावड़ा था। तो जो आगे का पायलट थे वो काफी यंग थे, जो पीछे बैठे थे उनका नाम था, पायलट का नाम AK सिन्हा। तो AK सिंह जो थे ये थोड़े सीनियर पायलट थे। तो ये आगे वाला जो पायलट था वो गुलटेरी में जो फौज खड़ी थी उनका बहुत बड़ा कैंप था, नीचे पाकिस्तानी बहुत बड़ी फौज में खड़े थे, उन पर मिसाइल लॉक कर लिया। और आपको हम वीडियो में बता चुके हैं राफेल वाले में कि एक बार मिसाइल लॉक हो गया तो आप बच नहीं सकते, वो मिसाइलें खोज के मार देगी आपको। तो ये ग्राउंड पे एकदम लॉक कर लिया, और इन्होंने पूछा अपने सीनियर से कि हमने लॉक कर लिया है बहुत बड़े एक अड्डा को, कि हम इसे उड़ाने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि रुक जा, एक बात बता, तुम उस साइड पाकिस्तान में घुस गए हो कि इंडिया में ही हो? तो ये कहा कि हम तो पाकिस्तान वाले एरिया में घुस गए। कहा कि मत मारो, क्योंकि इस दिल्ली का सीधा आदेश है कि आप पाकिस्तान के एरिया में हमला नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि एक साल पहले
हम लोगों ने 1998 में परमाणु बम फोड़ा था, पूरी दुनिया हमारे खिलाफ थे, जैसे अभी ईरान के खिलाफ है, उस समय हमारे खिलाफ थी। और अगर हम लोग पाकिस्तान में घुस के मार देते तो ये तो एक तरह का ये तो ओपन युद्ध हो जाता। और अपने एरिया में मार रहे हैं तो पूरी दुनिया हमारा साथ देगी कि भैया हम अपने एरिया में आतंकवादियों को मार रहे हैं, तो कहीं उधर मत मारो। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, जहाँ ये पायलट मिसाइल लॉक किया था नहीं, हमारा एयरफोर्स का पायलट हुआ, एकदम नौछड़िया भी जंग था, जंग करते हिंदुस्तान के यंग लड़का लड़े में कितना आगे। और किस्मत अच्छा था, नवाज शरीफ उनके प्रधानमंत्री और उनके थल सेना अध्यक्ष परवेज मुशर्रफ, ये लोग उसी कैंपुआ में थे। किया रहता तो जूनियर में तो धो दिया रहता। आप याद समझिए थोड़ा, एक छोटा सा देश था ऑस्ट्रिया, जिसके राष्ट्रपति यानी राजकुमार की हत्या कर दी गई। उस हत्या की वजह से प्रथम विश्व युद्ध चालू हो गया। वही हाल था यहाँ, एक परमाणु संपन्न वाला दूसरे देश के परमाणु संपन्न के सेना अध्यक्ष को मार देने से कुछ खास बवाल नहीं होता है, क्योंकि सेना लड़ने के लिए, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति की हत्या करने पे बवाल हो जाता है। तो भयंकर बवाल हुआ रहता, क्या युद्ध का मोड़ लेता समझ में नहीं आता। तो ये बहुत अच्छा हुआ। एक तरह से हम तो कहते थे कि मारिए दिया रहता तो हो जाता, क्या हो जाता भाई, ज्यादा से ज्यादा और युद्ध लड़ते नहीं लड़े 71 में, 65 में, 84 में, एगो और लड़ते सचरा क्या कर लेता पाकिस्तान। यहाँ पे ऊंट के मुतने से रेगिस्तान में बाढ़ थोड़े आता है, क्या कर लेता, औकात में कितना है। ये सब तो चल ही रहा था, नेवी ने और अत्याचार कर दिया। नेवी ने अपना ऑपरेशन तलवार चालू कर दिया। ऑपरेशन तलवार के तहत भारतीय नेवी ने पाकिस्तान की ओर एंट्री मार दी। और यहाँ पर जो हमारे वेस्टर्न नेवल कमांड था और साउदर्न नेवल कमांड था, ये भी घुस गया अरब सागर में। और अरब सागर में घुसकर पाकिस्तान का पूरी तरह से नेवल ब्लॉकेज लगा दिया। भारतीय वायुसेना के पूरे युद्धक जहाज घुस गए सब वहां पर और नेवल ब्लॉकेज लगा दिया। भारतीय नौसेना ने ऐसे मिसाइल मारा, जो पाकिस्तानी जहाज थे उनके बगल में मिसाइल जानबूझ के मारता था। जो उनके मर्चेंट वाले जहाज थे, जो उनका पेट्रोलियम लाने वाला था, सारा जहाज उधर रुक गया कि ना हम ना जाएंगे, नेवी उधर मार रही है। पूरी तरह से पाकिस्तान का इतना भयानक नेवल ब्लॉकेज था कि पाकिस्तान के पास केवल 6 दिन का पेट्रोलियम बचा था। नहीं तो उसके बाद उन लोग गाड़ी चलाते, लोग चलाओ ससुरा तुम्हारा पास, इतना भयानक काम किया था। तो नेवी के रोल को भी हमें भूलना नहीं चाहिए। इंडियन नेवी के जो वार्षिक थे, जब उन्होंने पाकिस्तान की घेराबंदी करना चालू किया तो पाकिस्तान का पूरी तरह से होश उड़ गया, क्योंकि भारतीय नेवी की पनडुब्बियां, एयरफोर्स, हेलीकॉप्टर, उसकी जो एयर विंग्स है, मिसाइलें हैं, डिस्ट्रॉयर हैं, पूरी तरह से पाकिस्तान को घेर लिया था। हमारे वेस्टर्न नेवल कमांड ने भी और ईस्टर्न नेवल कमांड भी पाकिस्तान की ओर कूच कर दी थी। हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर से लेके सब चीज पूरी तरह से पाकिस्तान को घेर लिया। ये हो गया कि पाकिस्तानियों को कराची से पीछे हटना पड़ा था और पाकिस्तान की पूरी तरह से मर्चेंट शिपिंग लाइन और उसकी जो ऑयल शिपिंग लाइन थी उसको पूरी तरह से काट दिया गया। अब पाकिस्तान के सामने समस्या ये हो गया कि वो नेवी का मुकाबला कर नहीं सकता था, भारतीय नेवी का, और चाइना वाइना भी उसकी कोई मदद नहीं कर रहे थे। और उस समय भारतीय नेवी मलक्का तक पहुंच गई और अरब सागर को पूरी तरह से ब्लॉक कर दी थी भारतीय नेवी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स की मदद से। अब पाकिस्तान को तीनों ओर से घिर चुका था, वो थल सेना, वायुसेना, नौसेना, चारों ओर से उसको घेर ली। अब पाकिस्तान के सामने सरेंडर के अलावा रास्ता नहीं बचा था। पाकिस्तान जो है वो मदद मांगने के लिए चला गया अमेरिका में। 4 जुलाई को अमेरिका में इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता है, तो वहां क्लिंटन साहब के पास पहुंच गया। एक्चुअली जो पाकिस्तान है ना, पहले अमेरिका का रखेल था, अभी वो चाइना का रखेल बन गया। पहले वो अमेरिका से फसल था, तो अमेरिका से कहा कि सुनिए ना, मदद करिए मेरा। अमेरिका के पास गया मदद करने के लिए, तो अमेरिका ने पूछ दिया नवाज शरीफ से, ये बताइए नॉर्दर्न इन्फ्लेंट्री आपकी फौज घुसी है कि नहीं घुसी है? कहा कि हमारे फौज घुसी है, ये चट्टा घुसा दिया बिना हमें बताइए। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि पाकिस्तान में जो सेना होती है ना, प्रधानमंत्री की भी वैल्यू नहीं देती है। कारगिल के लिए 10% जिम्मेदार जो थे वो नवाज शरीफ थे, 90% ई चट्टा जिम्मेदार था। अपने को बहुत बड़ा का समझता था, सिकंदर द्वितीय चट्टा, कहीं फांसी लग तो तोरा कुछ दिन में अस्थिर रहो यहाँ पे। तो ये इनको तो पता था, ये तो बेचारा खुद अपने जनरल से डरते थे, जबकि ये इतना बड़का नमक हराम है कि इसको जनरल का पद नवाज शरीफ ने दिया था, जबकि ये सबसे जूनियर था जनरल की लिस्ट में, फिर भी इसको दिया। ये क्या किया, नवाज शरीफ को हटा के अगले साल खुद क्या बन गया, राष्ट्रपति बन गया। हम बढ़िया से हुआ। ये तो तू लोग यार अपने देश का नहीं है तो हम लोग का कहाँ से हो जाएगा। तो ये बिल क्लिंटन ने कहा कि सुन नवाज शरीफ, ढेर चक्कर मत कर यहाँ पे, तो पहले परमाणु बम फोड़ा है तो हम तोरा दिमाग खराब है, तू क्या समझता है, तू गलत काम करेगा हम तोरा साथ
साथ देंगे, पूरी दुनिया हमको नहीं थूकेगी, तू अपनी फौज पीछे बुलाओ। तो ये लोग अकेले रूम में बात कर रहे थे, तो बाहर में पाकिस्तानी जो इनके साथ जो गए थे सब चमचा बेलचा, वो कहते हैं हाँ नवाज शरीफ है, इनको तो अमेरिका वैल्यू देगा, रखेल को तो कोई वैल्यू देता है, मुंह लटका के नीचे आए, अमेरिका वैल्यू नहीं दिया, चलो फौज वापस बुलाओ। तब तक आई पगला ये चाइना गया था मदद करने कि हमको मदद कीजिए यहाँ पर, तब तक भारतीय जो थे सब टेलीकॉम वाले इसका बतिया रिकॉर्ड कर लिया सब, और भारत के अटल बिहारी वाजपेयी और यशवंत सिंह जो थे जसवंत सिंह, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो टेप सुना दिया कि ससुरा चाइना में कह रहा है कि हमारी फौज घुसी हुई है, और यहाँ एक्सेप्ट कर लिया, यानी दुनिया के मैटर पे ये तो चौपट हो गए। लेकिन ये चोट्टा हटने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि ये चाहता था कि हम चुनाव लड़े यहाँ पर। बताइए हमारी सेना कितनी बेहतरीन रहती है, सर्जिकल स्ट्राइक करके आई तो मोदी जी बोलने लगे कि हमारी सेना की है, हमारी सेना की है, नेता कहने लगे से मारे, लेकिन फौज ने कभी नहीं कहा। बहादुरी ये होती है भाई, बहादुर की पहचान जंग के मैदान में होती है, मीडिया में नहीं होती है। लेकिन ये मानता नहीं था। तो ये सऊदी अरब के राजकुमार जो राजा थे उस समय फहाद, उन्होंने फोन किया इसको कि रे चोट्टा कहीं का तू शांति से रह जाओ मैटर पे, न तो तुरंत हम व्यवस्था कर देंगे। खुद अपनी आत्मकथा में लिखा है कि हम तो नवाज शरीफ को टपका दिए रहते अगर ये बीच में नहीं आए रहते, तो सोचिए कि अपने प्रधानमंत्री को टपका रहा था। ये तो वर्ल्ड लेवल पे डेमोक्रेसी चल रही थी, और उधर भारत की जो फौज ना कह के लेंगे मार रही थी एकदम बढ़िया से, और धो रही थी जब पाकिस्तानियों को ना, तब उन लोग को समझ में आया कि भाई साहब बहुत बुरी फंस गए। पाकिस्तान इनको लग रहा था, ये क्या कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान की गर्दन पकड़ ली है। अरे ससुरे तुनाई, तू का हम लोग का गर्दन पकड़ेगा? बड़े ये गनीमत मनाओ ना कि जितना हरामीपन तुम लोग करते हो ना, अगर भारत ने एक बार हरामीपन किया ना तो तुम लोग इतिहास में पढ़े जाओगे। एक देश हुआ करता था, नाम था, जैसे भारत में कैसे छोटा बच्चा को कहानी सुनाया जाता है, चंदा मामा दूर के, वही पाकिस्तान ऐसा था। बाबू बाबू हल्ला मत करो नहीं तो पाकिस्तान की तरफ थुराओगे। ससुरे तुम लोग ना पूरी दुनिया में ना मुसलमानों का नाम चौपट किया तुम लोग की वजह से पूरी दुनिया में ना मुसलमानों को गाली दिया जाता है। ये चट्टा क्या करेगा, कहीं जाके बम फोड़ देगा। अरे यार तुमको इतने माँ के दूध में तो इतना गर्मी है ना, तो आओ ना हमारी फौज खड़ी है, काहे लिए पीछे से हमला करता है चट्टा कहीं का। तो देखिए इन लोग पे भरोसा करना नहीं चाहिए। 14 जुलाई तक पाकिस्तान के जितने हिजड़े घुसे थे उन सारे हरामियों को भारतीय सेना ने मार दिया, और राजनीतिक रूप से अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा कर दिया कि पाकिस्तान ने हमारे पीठ पे खंजर मारा था, हम उसके सीने पे गोली मारे हैं। ये देखने में व्यक्ति बूढ़ा था, इनको कम मत समझिएगा। बुढ़ापा में परमाणु परीक्षण करने वाला प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। हम उन खुश नसीबों में से हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी और उसी समय राष्ट्रपति के रूप में एपीजे अब्दुल कलाम को देखा है। ये नसीब अब किसी को नहीं होगा जो एक साथ इतना योग्य राष्ट्रपति और इतना योग्य प्रधानमंत्री देखने को मिले। अब ये नसीब किसी को नहीं होने वाला है जो दो बड़े नेता इतने योग्य हो जाए। इन्होंने कह दिया 14 जुलाई को कि भैया ये ऑपरेशन हमारा विजय सक्सेस हो गया, लेकिन आर्मी ने कहा कि ना भाई सब पे भरोसा करना, ये पाकिस्तानियन पे नहीं। अब सेना ने एक एक करके घूमना चालू किया, कहां कहां पाकिस्तानी छुपे हैं सब। तो पूरी तरह से 26 जुलाई को सेना ने कहा कि एक को कुत्ता नहीं बचा है। इस ससुरा सब लाश लेने नहीं आया था अपनी फौज का, कहा था कि हमारी फौज नहीं है, जबकि जेब में आई कार्ड था कि पाकिस्तानी आर्मी नॉर्दर्न इन्फेंट्री। ससुरा कहीं अरे लाश तो ले जाते यार, हम लोग लाश दे सकते थे। भारतीय सेना की बहादुरी देखिए। पाकिस्तानियों ने जब 14 मई को हमारे पेट्रोलिंग पे गए कैप्टन सौरभ कालिया को पकड़ा था, चारों ओर से घेर लिया था, तो इन पर इतनी यातनाएं दिया था ना, इनके आंख निकाल लिए थे, इनके होंठ और जीभ काट लिए थे, कान काट लिए थे सब, नाखून निकाल लिए थे सब, इनके कपड़े उतार कर इनके गुप्तांगों को काट लिया गया था, इनके लाश के टुकड़े करके बोरा में भर के फेंक दिया गया था। इन हरामी पाकिस्तानियों ने इतना गलत काम किया जो युद्ध इतिहास में कभी ऐसा नहीं है, युद्ध के नियम में नहीं है ऐसा। जबकि भारतीय सेना जब अपना सर्च ऑपरेशन कर रही थी, जो कुछ पाकिस्तानी जो थे मर गए थे, कुछ घायल थे, जो अपने आखिरी सांसें ले रहे थे, उन्हें इज्जत से पानी पिलाया, उन्हें इज्जत से दफनाया। उन्हें पहले पाकिस्तान को कहा कि आप अपने फौज को ले जाइए, नहीं ले गया तो उन्हें इज्जत से दफनाया गया था। ये फर्क होता है एक जानवर और एक इंसान में। हम सबको ये फर्क बना के रखना होगा, तभी अलग पहचान है। हम जब भी हिंदुस्तानी अगर विदेश में जाते हैं तो इज्जत के नजर से देखे जाते हैं, और ये पाकिस्तानी जब भी जाएंगे सबके नजर से देखा जाएगा। 4 बार सिक्योरिटी जांच होगा कि चोट्टा बम लेके तो नहीं आया। ये इंसानियत बरकरार कराना है। दुश्मनी के आड़ में हमें पाकिस्तान से बेहतर बनना है, न कि पाकिस्तान से खराब बनना है। ये इंसानियत हमारी सेना की बरकरार रहनी चाहिए जो उनके अंदर कूट कूट के भरा है। इस लड़ाई में घाटा
क्या हुआ, पाकिस्तान के कई सैनिक मारे गए, अमेरिका से उनका रिश्ता खराब हुआ, पूरी दुनिया का पाकिस्तान के ऊपर से फेथ खत्म हुआ, पूरी दुनिया को लग गया कि ये जम्मू कश्मीर और सियाचिन पर रास्ता रोकना चाहते थे, तो क्या रोकेगा हम लोग का। इन लोग की डिप्लोमेसी फेलियर हो गई, और सबसे बड़ा जो घाटा लगा इन लोग को, वो इनके आर्मी में कोऑर्डिनेशन ही नहीं था, इनके वायुसेना को पता ही नहीं था, नौसेना को पता नहीं था कि कारगिल में युद्ध होने वाला है। ये तो सोच रहा है बस इसका मन बढ़ ही था, ये कर दिया। लेकिन भारत की अगर बात करेंगे तो भारत के साथ भी कई समस्याएं थी। पहला कि भारत के लिए वेदर एकदम खराब था, मौसम पूरी तरह खराब था, हाइट इतनी ज्यादा थी कि हम लोग हाइट पे चढ़ रहे थे, तो हाइट की वजह से प्रॉब्लम हम लोग को फेस हो रहा था युद्ध के वक्त में, और ऑक्सीजन वहां कम हो जा रहा था, और हम लोग तो रेडी ही नहीं थे लड़ाई के लिए, और अचानक हो गया। कौन रेडी रहेगा भैया, फरवरी में हम लोग मिलने गए, हमारे राष्ट्रपति हमारे अटल बिहारी वाजपेयी वहां जाके प्रधानमंत्री से गले मिलने, हमको क्या पता तुम खंजर घोंप देगा यहाँ पे। और जो हमारे लिए सबसे बड़ा फेलियर है, हम तो कहते हैं कि पाकिस्तानी की आर्मी जिम्मेदार है, लेकिन हमारे देश के इंटेलिजेंस भी जिम्मेदार है। तुम जासूस किस काम का रहे कि तुमको ये पता नहीं चल रहा है कि पाकिस्तान की हजारों फौज घुस गई, वो आर्टिलरी लेके चले आए, एमुनेशन लेके चले आए, मिसाइल लेके घुस गए, हमारी फौज चुपचाप मुंह देख रही है। हमारी फौज तो बहादुरी से लड़ी, जो जासूस थे सब, इंटेलिजेंस वो चोटे कहाँ मर गए थे सब। और ये हमेशा से यही होता है, 1962 की लड़ाई हम लोग को मुंह की खानी पड़ी यही जासूसों की वजह से। 1984 में ये ससुरे सियाचिन में घुस गए थे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अरे सब छोड़िए, 2008 में देखिए ना, मुंबई में जब हमला हुआ था, हमारे जासूसों को पता ही नहीं था कि केजरीवाल के साथ घुस गया, हमला कर दिया, छोटा सरकारी नौकरी लेना है, कोनो काम का नहीं है सब अधिकारी, इनको ले आके हम तो रहते ना वहां पे, हमारे पास पावर रहता था, हम तो जितने अधिकारी है ना ससुरन को जिस तरह से पाकिस्तानियों को भूने थे ना, उस तरह भून देते ससुरा, तुम क्या कर रहा है, क्योंकि हम युद्ध जीत सकते हैं। हमारे इतिहास में एक और शौर्य गाथा लिखी जा सकती है, लेकिन उन माओ की गोद जो सुनी हो गई करगिल की लड़ाई में, उन्हें कभी नहीं लौटा सकते उन छोटे जासूस इंटेलिजेंस वालों की वजह से। बस नौकरी हो गया ना, सरकारी नौकरी, अब कौन जरूरत है जासूसी करने का, मेहरारू संगे घूमो, हम लोग हाँ कैसी हो देश बाहर में जाए। आज के वक्त में देखेंगे तो काफी तकलीफ होता है। आप कभी फौज में जाइएगा ना, वहां पर जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनके जो पूजा स्थल होते हैं ना, एक पास होते हैं, वहीं पर आपको नमाज पढ़ना है, उसी के बगल में पूजा करना है, वहीं पे गुरुद्वारा में जाना है, एक ही होता है कैंपस, उसी में सब होता है। और यार हम लोग मरे जाते हैं, तुम हिंदू तुम मुस्लिम तो ये अरे यार क्या करें, तो कुछ तो सीखो से सीखना चाहिए यार, ये दे आर बोर्न फॉर अदर्स, ये दूसरों के लिए जन्म, इतनी सेवा करते हैं ये समाज की जिसका कोई हद नहीं। काफी तकलीफ होता है जब इतनी बहादुरी से हमारे जो फौजी जो देश पे लड़ते हैं, हमारे देश के अंदर कुछ मामूली नेता के चक्कर में हम लोग आपस में लड़ लेते हैं। हम एक बात करें, मेरा ये वाला हाथ काटिए या ये हाथ काटिए, तकलीफ तो हमें होगी ना। तो हिंदुस्तान के किसी भी धर्म का व्यक्ति मरे, तकलीफ तो भारत माँ को होगी। हमें इस बार काफी तकलीफ हुआ। एक्चुअली हम 6 जुलाई को हम पटना गए हुए थे, तो जैसे पटना में एंट्री किए ना, तो वहाँ चेक पोस्ट चल रहा था, तो मेरी चेकिंग वगैरह थी, तो हमको भी चेकिंग हुआ, तो मेरा सब कुछ था, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह। एक फौजी भाई का कोई नॉर्मल सा कोई पेपर था जो छूट गया था, तो फौजी वो कह रहा था पुलिस वाले से कि मेरा केवल पेपर छूट गया है, आप हमको जाने दीजिए, हम यहीं के रहने वाले हैं। तो कह रहा कि नहीं जाने देंगे, फाइन भरो, ये करो। अब वो बहस थोड़ी करेगा वो लोग यार, न तो एक झापड़ देगा तो सूझ जाएंगे इन लोग, लेकिन बेचारा उससे लिए हम कहेंगे सर हम आपको दे देते हैं। तो कहा कि देखो पैसे का प्रॉब्लम नहीं, तकलीफ इस बात की है कि हम अगर देश के लिए हम लोग लड़ लेते हैं और हमारा एक पेपर छूट गया है, तो ये आपको नियम कानून सिखा रहा है। अभी वो भाई ऐसा दे ही रहे थे ना फौजी, तब तक एक तो नेता विधायक का गाड़ी गया, वो रोका तो गरिया दे रहे, हमारा गाड़ी रोकेगा, चुपचाप सड़क गए यहाँ पे। अजब हाल है यार, फौजियों के प्रति इज्जत रखनी चाहिए, कहीं पे भी उनके लिए इज्जत हमेशा रहनी चाहिए, एक आम नागरिक से ज्यादा उनकी इज्जत होनी चाहिए। जिस वक्त करगिल की लड़ाई हो रही थी, वो पहली लड़ाई थी जो हम लोग टीवी पे देखे थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत अच्छा काम किया कि हमारे पूरे देश की जनसंख्या को युद्ध के माहौल को दिखा दिया, जिससे कि हम सब एक हो गए। उस वक्त बरखा दत्त एक पत्रकार होती थी, अभी भी है वो काफी रिपोर्टिंग करती थी। हम लोग छोटे छोटे थे, तो हम लोग 15 अगस्त के दिन प्रोग्राम लिए थे, तो छोटे छोटे थे, तिरंगा लेके भाषण देने गए थे। हम अभी बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं, हम भी लड़ने जाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, भारत देश बचाएंगे। करगिल की लड़ाई को देख के हम लोग के मन में भी ना एक देशभक्ति का जुनून आ गया। ये सोच लिए कि हम भी जाएंगे तो फौज में ही जाएंगे। इसीलिए हम लोग जब 10th पास किए तो एनसीसी किए, एनसीसी में सी सर्टिफिकेट, फायरिंग वगैरह सब वहीं सिखाया, हथियार के बारे में हम लोग को। उसके बाद एनडीए का एग्जाम दिए हैं लोग, ताकि हम लोग जाके एक ऑफिसर रैंक की जॉब ले सके आर्मी में। तो एनडीए का जब आप एग्जाम देंगे ना, तो एक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है एसएसबी, वो इंटरव्यू लेती है 5 दिन का, उसके बाद आगे आपको रोक लेती है मेडिकल के लिए। तो हम इलाहाबाद गए थे,
थे SSB इंटरव्यू देने के लिए, वहाँ चेस्ट नंबर वगैरह सब मिलता है, तो वहाँ पे जब गए थे तो इंटरव्यू वगैरह में, लेकिन बाद में काफ़ी खुशी हुआ वहाँ पे कि हम यहाँ गए, कुछ ही दिन बाद हम फौज में अफसर हो जाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि जब मेडिकल में गए ना तो मेरा हाथ टेढ़ा है, अगर आप देखेंगे ना मेरा हाथ काफ़ी टेढ़ा है, 21 डिग्री का एंगल। मेडिकल अनफिट के होने की वजह से हमको झाड़ दिया गया। मेरी जिंदगी का ना एक सपना ही टूट गया, मैं फौज में जाना चाहता हूँ। हम काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए थे, तो हमारे जो NCC के सर थे सूबेदार सुनील सिंह राजपूत, वो राजपूत रेजिमेंट के थे, उनको कॉल किए कि सर हम NDA में, अब हम हमारा हाथ तो टेढ़ा है, अब तो हम कभी नहीं जा सकते, ना NDA से जा सकते, ना CDS से। कोई बात नहीं, तुम आगे अब फर्दर कुछ और देखो, क्योंकि APJ अब्दुल कलाम भी गए थे तो उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो जब इतने महान लोग का नहीं हुआ तो थोड़ा सा अपने आप को समझाने का एक हिम्मत आया कि नहीं, अब हम भी कुछ कर सकते हैं देश के लिए। इन्होंने बहुत कुछ किया, हम लोग तो इनके पैर के धूल के बराबर भी नहीं है। हम आप सबसे कहना चाहेंगे कि जहाँ भी रहें आप फौजियों के लिए एक रिस्पेक्ट बनाए रहें। हम लोग के घर के आगे से जब करगिल के वक्त में गाड़ियां भर भर के जाती थी ट्रेन ना, हम लोग ट्रेन के ट्रैक के किनारे खड़ा होकर सब लोग सैल्यूट करते थे, जय हिंद सर। छोटे छोटे हम लोग थे। तो अभी भी आप भी जहाँ रहिए उनकी रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि वो वहाँ खड़े हैं, हमारी बदले की तकलीफ वो अपने सर झेल रहे हैं, इसलिए हम आज यहाँ मुस्कुरा रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए जय हिंद। অসাধারণ একটি কার্গিল ওয়ার যুদ্ধ দেখে আসলাম, যেটা 1999 হয়েছিল। सो गाइस, इस वीडियो देखकर मैं तो एक बात जरूर कहना चाहूंगी, अगर कोई किसी को पाकिस्तानी भी कह दे तो वो भी एक गाली बन जाती है। या डेफिनेटली डेफिनेटली আমি বুঝতে পারি না যে শত্রুকে, ঠিক আছে শত্রু মুখোমুখি যুদ্ধ করো, পিছন দিয়ে বার করা এটা কেমন কাপুরুষের মতো যুদ্ধ। কাপুরুষ এটা আসলে কার্গিল যুদ্ধর বিষয়টা, এটা এটা তো মানে কি বলবো, এটা আসলে যুদ্ধ বলবো না, এটা বলবো যে পিঠ পিছনে খঞ্জন, এটা ওরা ওত পেতে ছিল যে কবে ইন্ডিয়ার ফৌজরা চলে যাবে ওখান থেকে। সেই টাইমের মধ্যে অনেক বেশি ঠান্ডা ওই টাইমে থাকে, হ্যাঁ একটা ওরা মানে একটা প্ল্যান করেছিল যে না আমরা এই সময়টাতে ওদের পিঠ পিছনে আমরা এই ক্ষতিটা করবো। ওরা তো মুখোমুখি যুদ্ধ করতেই পারতো না, কখনোই সম্ভবই ছিল না। এটা তোমার আমাদের দেশের কথাই বলো, আমাদের বাংলাদেশে যখন 1971 সালে যে আমাদের যুদ্ধটা হয়েছিল, ওরা কিন্তু সেম কাজটাই করেছিল। 25শে মার্চ কালো রাত্রি যে কথা, ওরা কিন্তু কালো রাত্রিতে রাতের অন্ধকারে এসে কিন্তু আমাদের মা বোনদের উপরে এবং আমাদের যে যোদ্ধা ছিল বা সাধারণ মানুষ যারা ছিল তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বাট ওনারা কখনোই কিন্তু কোনো যুদ্ধে সামনাসামনি কোনো কখনোই কিন্তু ওনারা আসেনি, মানে সবসময় ওরা পিছনেই কাজগুলো করেছে এবং এত প্ল্যানিং করা, এত সাজানো গোছানো সবকিছুই ওরা ঠিকঠাক রাখে। সামহাউ দেখা যায় যে মানে মানে শেষ এন্ডিংটা বিফল হয়, মানে তাদের ইট মারলে পাটকেল তো খেতে হবে অবশ্যই। আর সব থেকে বড় বিষয় যে যদি তোমার নিয়ত ঠিক থাকে যে না আমি যেটা করছি এটা যদি আমার দেশের জন্য ভালো হয়, বা দেখা যায় যে আমার বিপক্ষে যারা ছিল তারা যদি আমাকে ক্ষতি করে বা দেশের জন্য ক্ষতি করে, তখন আমরা সেটার জবাব দিব বা তখন আমরা এটাকে আমরা সেইভাবে সাহায্য করবো বা এমন কিছু। বাট ওরা করে কি যে মাথার মধ্যে সারাক্ষণ মনে হয় ভূত চেপে থাকে, পিছন দিয়ে কিভাবে বার করা যায়, মানে এই মানে। আর আমি সত্যিই বড় কথা বলবো যে পাকিস্তান নিজেদের দেশের লোকই নিজেরা দেখতে পারে না, অন্যের দেশের লোক কিভাবে সহ্য করবে। এন্ড অন্যের, আমি মনে করি নিজের দেশের জন্য যে লড়াই করে সেটা একজন শহীদই মানুষ, তাই না, তাকে পর্যাপ্ত সম্মান দেওয়া উচিত। বাট পাকিস্তানিরা নিজের দেশের শহীদদের সম্মান করে না, অন্যের দেশের সম্মান তো আশাই করা যায় না, কখনোই না। আর এই যুদ্ধে এখানে ইন্ডিয়া মানে খান স্যারের কথাতে যতটুকু আমি বুঝলাম যে ইন্ডিয়া ফোর্স যারা ছিল, ফৌজরা, তো তাদেরও কিছু গাফিলতির কারণে, বাট এইটা হতো না যদি তারা একটু অ্যালার্ট থাকতো। তারা অবশ্য বুঝতে পারেনি বিশ্বাস জিনিসটাই। আসলে এটা আমি বলবো যে আমাদের বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়া এদের মাথার মধ্যে তাদের মধ্যে ক্রিটিক্যালি বুদ্ধি কখনোই ছিল না, পিছনে বার করার সিস্টেমটা খোঁজে। বাট বাংলাদেশ বা ইন্ডিয়ারা সবসময় মুখোমুখি বার করার চেষ্টাটা খোঁজে, যে যুদ্ধ হবে মুখোমুখি হবে, পিছন থেকে কোনো যুদ্ধই না।
তো আর কি বলবো, পাকিস্তান নিয়ে বলার মতো এখানে কিছুই ভাষা নেই। নেই। আর মানে এখানে যাজন বলে তাদেরকে- চাড্ডা, ইটস নট চাড্ডা, ইটস চাড্ডি। ঠিক আছে, হি ইজ চাড্ডি নট চাড্ডা। তাকে নিয়ে কি বলবো, শেমলেস একজন পার্সন, তাকে নিয়ে বলার মতো কিছু নেই। আর এখানে খান স্যার এত ভালোভাবে সবকিছু ঘুচিয়ে বলে দিয়েছেন আর এত মজা করে সে বলেন যে মানে সব মুখস্থ হয়ে যায় যে যা যা বলেন, এবং তার কথা এক সুন্দরভাবে একটা সাজিয়ে গুছিয়ে ওয়ার্ড উনি খুবই বলেন। মজা করে বলে যে যেন শুনতেই থাকে। এত লম্বা ভিডিও হলে না বোরিংনেস কাজ করে না বা ক্লান্তি লাগে না, মনে চাই শুধু দেখতেই থাকে, বুঝতে থাকে যে সে কি বলছে। এবং আমরা তার মাধ্যমে একটা সুন্দর ভিডিও দেখতে পেলাম, কিছু একটা ইতিহাস জানতে পারলাম অবশ্যই। কার্গিল ওয়ার সম্পর্কে। অনেকেই জানেন না, আমরা নিজেরাও এটা জানতাম জানতাম না। না এত কিছু এখানে একদম। হয়েছে। তো আমার কাছে তো মানে ভিডিওটি, এবং খান স্যার বরাবরই তার ভিডিওর প্রশংসনীয়। একদম একদম। আর ওনার ভিডিও নিয়ে আর মানে বলার কোনো ভাষায় নেই এবং বাহুল্য নেই, কারণ অলওয়েজ সে গুড তার একদম। ভিডিও। এবং আমরা ভিডিওর সবশেষে একটা কথাই বলবো যে অন্যের দেশের শহীদদের সম্মান দিন। যে কোনো সৈন্য আমাদের জন্যই তারা লড়াই করে, তাদের দেশের জন্য তারা লড়াই করে। তারা বর্ডারে যুদ্ধ করে দেখি, বর্ডারে আছে বলেই আমরা ভালো আছি তাদের কারণে। তো আমাদের উচিত যদি অন্য দেশে সে শহীদও হয় তাকে যেন পর্যাপ্ত সম্মান দিয়ে তার দেশে ফেরত। সো খান স্যার এত ভালো করে ভিডিওতে দেখানোর পর আমাদের আর কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। তো আমরা ভিডিওটি এখানেই শেষ করব। সো বন্ধুরা, যদি আমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে, আমাদের রিয়াকশনটি ভালো লেগে থাকে, যদি আমাদের শুনতে চান, বারবার আমাদের সাপোর্ট করতে চান, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। বেশি বেশি লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। আমাদের চ্যানেলের অন্যান্য ভিডিওগুলো আপনারা দেখবেন, ওগুলো আপনাদের জন্যই দেওয়া, শুধুমাত্র আপনাদের ভালোবাসার জন্যই আমরা এত দূর এগিয়ে যাচ্ছি। সো গাইস, stay tuned. Thanks for watching.